हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस श्रृंखला के अंतर्गत जीएस पॉइंटर या सामान्य अध्ययन के कुछ पॉइंट वाइज नोट्स रिवाइज किया जाएगा। यह घटना चक्र का एक जीएस पॉइंटर करके बुक आती है, उसके संदर्भ में ये किताब है जिसमें सभी सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे, जिसमें भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, सामान्य भूगोल, विश्व और भारत के संदर्भ में, सामान्य विज्ञान, फिर आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संदर्भ में सभी टॉपिक को इस श्रृंखला के अंतर्गत एक एक करके कंप्लीट किया जाएगा। यह आप जो घटना चक्र सॉल्व करते हैं वो पुनरावलोकन का ये सार है, जिसके अंतर्गत आपको तथ्यात्मक अध्ययनवार एवं बिंदुवार संकलन इसका दिया गया है, जो कि पहली परीक्षाओं और पूर्व प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो यह आपके यूपीपीएससी, यूपी आरओ, एआरओ, एमपीपीएससी और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यूपीएससी में जो कुछ मॉक के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो फैक्ट क्वेश्चन आते हैं फैक्ट वाइज, तो वो भी इसी से कवर होंगे। तो ये श्रृंखला शुरू करते हैं, जिसमें आज से हमारा जो पहला टॉपिक है इस श्रृंखला के अंतर्गत, जिसमें पहला आता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में पहला आता है कौन सा? भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। आज का हमारा इस श्रृंखला के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में पहला आता है पाषाण काल में, दूसरा पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के संदर्भ में, तीसरा वैदिक काल में, चौथा बौद्ध धर्म के बारे में, पांचवा जैन धर्म के बारे में, छठा शैव एवं भागवत धर्म के बारे में। फिर आता है 7वें नंबर का छठी सदी ईसी पूर्व के बारे में, 8 यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दक्षिण भारत में चोल, पांडव, पल्लव एवं संगम युग के बारे में, प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में और पूर्व मध्यकाल के बारे में। यह जो आपका हिस्ट्री का घटना चक्र रहता है उसी का एक सार के रूप में है, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा है, जो कि अभी लगातार ही है। 11 फरवरी को आपका यूपीपीएससी का आरओ एआरओ है, फिर 17 मार्च को यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है, फिर इसके बाद 28 अप्रैल को एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है। इसी तरीके से ये श्रृंखला चलती जाए। फिर 26 मई को आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम आता है, जिसमें कुछ फैक्ट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो इसी श्रृंखला से ही कवर होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इस श्रृंखला को, जिसमें आपका पहले नंबर पर आता है पाषाण काल। पाषाण काल के संदर्भ में प्रमुख फैक्ट को देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं, और ये आपको याद करना है। और इस वीडियो को जब आप बार बार देखेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। पहला आता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। कौन थे वो? भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद। फिर दूसरा आता है कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय प्राग इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। फिर आता है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया? थॉमसन के द्वारा। फिर आता है कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं कहाँ पर? पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं मध्य पाषाण काल में। फिर आता है कि आपका मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो जहाँ पर ये पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं वह स्थान आदमगढ़ है। फिर आता है चौपानी मांडू, काकोरिया, महदया एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह कौन कौन से हैं? मैदहा, सराय नाहर नाय और सराय नाहर नाय से प्राप्त हुए हैं। मतलब कि ये इसके अंतर्गत ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन के अंतर्गत ये आपके उत्तर थे कि इसमें मैदहा और सराय नाहर राय से ये उपकरण प्राप्त हुए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सराय नाहर राय और महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। यह कहाँ से? दमदमा में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। यह नवपाषाण काल से खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई। फिर आता है कि भारत में प्रथम जीवाश्म प्राप्त हुआ है। कहाँ? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ अनाज था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लहौरा देव से। ओदो, बोरी, बागोर, लौखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो ये प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बागौर से। फिर आता है आपका कि पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लोह युग में से चालकोलिथ युग कहा जाता है। तो चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। फिर आता है आपका कि आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। वह कहाँ है? मेहरगढ़ में।
फिर आता है नवदा टोली का उत्खनन करवाया गया था किसके द्वारा? HD सांकरिया के द्वारा नवदा टोली का उत्खनन कराया गया था। नवदा टोली अवस्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में यह नवदा टोली अवस्थित है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। फिर आता है कि राग का टीला, बुधिहल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है वह कौन सा है? संगनकल्लू। फिर आता है कि भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए? गुफाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से? भीमबेटका से। अजंता भीमबेटका बाघ अमरावती वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला की प्रसिद्ध है वह भीमबेटका है, जहाँ वह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसे पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व का नाम दिया वह कौन है? BS वाकड़कर हैं। तो BS वाकड़कर के द्वारा ये इसका नाम एक समझा गया और इसे भीमबेटका गुफा को उन्होंने ही पहली बार देखा था। तो कौन है? BS वाकड़कर। अब आता है कि गैरिक मृदभांड पात्र या OCP का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर फर्श के नीचे दफनाते थे। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के समाधान भी प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। फिर आपका आता है कि बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से? बुर्जहोम से। फिर आता है चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। चंद्रकेतुगढ़ जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला के लिए चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। गणेश्वर प्रसिद्ध है यह ताम्र कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों के लिए, चंद्रकेतुगढ़ जो है वह टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य क्षेत्र का वह शैलाश्रय जहाँ सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वह कौन सा है? लेखनिया। फिर आता है नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिए गए थे किसके द्वारा? GR शर्मा के द्वारा। फिर आता है आपका कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास या विभागों या मंत्रालयों से संलग्न कार्यालय है। यह कौन सा कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय का। फिर आता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शन। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो यहाँ पर ये पाषाण काल से रिलेटेड आपके फैक्ट कंप्लीट होते हैं, तो इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको याद होगा। अब आता है आपका सिंधु सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड तथ्यों के बारे में जानते हैं कि मानव विलक्षण समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो किस पर आश्रित होता है मानव समाज? अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है, इसलिए वह मानव समाज को विलक्षण बताया गया। अब आता है कि हड़प्पा संबद्ध है। हड़प्पा किससे संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। फिर आता है नेक्स्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इस कारण भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। यह जो सीरीज है आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें एक रिवीजन के तौर पर है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के पहले अगर ये सीरीज़ देख लेते हैं तो आपसे जो घटना चक्र परिणामावलोकन का आप लगाते हैं वो हर सब्जेक्ट का काफ़ी बड़ा पड़ जाता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का लगाने के लिए काफ़ी टाइम ड्यूरेशन लगता है और एग्ज़ाम आपके पास ही में है कि फरवरी में एग्ज़ाम है, मार्च में एग्ज़ाम है, अप्रैल में एग्ज़ाम है, इस तरीके से एग्ज़ाम है। तो इसको आप देखेंगे जो कि एक शॉर्ट वे में है कि आपके क्वेश्चन आंसर एक ही साथ में दिए गए हैं, उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं जो कि आपको याद करने के पर्पज़ से काफ़ी सुविधाजनक रहेगा। और अगर आप एग्ज़ाम की दे रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें आता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन कीजिए। उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें इस तरीके का पैटर्न दिया गया है जिससे आप क्वेश्चन को आराम से याद कर लें क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
EJH में के सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। मार्टिमल व्हीलर ने पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विस्तार का प्रवसन हुआ। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब आता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः उपयोग हुआ है लाल रंग से। फिर आता है आपका मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गैड़ा, बाघ पशुओं में से वह है जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति निरूपण में नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ है? गाय एक ऐसा पशु है जिसका टेराकोटा की कलाकृतियों में निरूपण नहीं किया गया है। उसमें हाथी, गैड़ा, बाघ और पशुओं का इसमें अलंकृत किया गया है। फिर आता है कि चहुदड़ो कोट दीजी सोहगोरा देसलपुर से हड़प्पाई से स्थल नहीं है। कौन सा नहीं है? सोहगोरा। फिर आता है कि प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज के बारे में बताया गया है, जिसमें प्राचीन स्थल नाम दिया गया है लोथल जो है वह गोदीवाड़ा इसका पुरातत्व स्थल है। कालीबंगा जिसका जो पुरातत्व स्थल है जुता हुआ खेत है। फिर आता है धोलावीरा जो कि हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। फिर आती है बनावली जो कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। फिर आता है हड़प्पा जहाँ पर शवाधान R37 है। मोहनजोदड़ो जहाँ पर नर्तकी की मूर्ति है। तो लोहथल में गोदीवाड़ा, कालीबंगा में जुता हुआ खेत, धोलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख, बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पा में समाधान R37 और मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति। तो ये प्राचीन स्थल और इसके पुरातात्विक खोज है। अब आता है हड़प्पा और नदी के बारे में। हड़प्पा और नदी के बारे में जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के, हस्तिनापुर गंगा नदी के, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के, पैठन गोदावरी के, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर और रोपड़ सतलज नदी पर है। तो आप इसको याद कर लेंगे। हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज। तो इस तरीके से ये स्थल और उनकी नदियाँ हैं। फिर आता है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो ये महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। फिर आता है इसमें सुमेलित करना है कि यह आलमगीरपुर, इसमें सुमेलित करना है कि कौन सा स्थल किस जगह स्थित है। पहले आता है जैसे आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में, हुलास उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके के स्थल दिए गए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपका आलमगीरपुर कहाँ है, लोथल कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, हुलास उत्तर प्रदेश। अब आता है आपका मांडा जम्मू कश्मीर, बालू जो है वह हरियाणा में और पाडरी गुजरात में। तो इनको भी याद कर लेंगे। मांडा गुजरात, बालू हरियाणा, पाडरी गुजरात में। अब आते हैं और भी कई सुमेलित करने के लिए दिया गया है जिसके अंतर्गत आपको बताना है कि किसकी खोज किसके द्वारा की गई है। कौन से स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? हड़प्पा स्थल की खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल के द्वारा। तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी NG मजूमदार, लोथल NSR राव, सुरकोतड़ा JP जोशी। फिर आता है धौलावीरा, वो भी JP जोशी और RS बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। अब आता है कि हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन से हैं। सिंध में स्थित अवस्थित स्थल कौन कौन से हैं? जिसमें आते हैं मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद इसके अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल आते हैं। चहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? JH मेके के कारण चहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। फिर आता है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो अब पाकिस्तान में है वह हड़प्पा है। सरंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। फिर आता है हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ हल्का टेराकोटा? हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है, वह पंजाब में स्थित है।
फिर आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान है जो भारत में स्थित है, वह कौन सा है? लोथल, गुजरात, भारत में स्थित है। वह आता है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, वह किस नदी पर स्थित है? वह भोगवा नदी पर स्थित है। फिर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर है वह लोथल है। फिर आता है कालीबंगा, रोपड़ और पाटलिपुत्र तथा कालीबंगा, लोथल, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल जैसे में से वह सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। कौन सा नहीं है? पाटलिपुत्र। फिर आता है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनी पुरातत्व स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। संस्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी थी? सिंधु, चेनाब, झेलम। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते हैं किस पर? मातृशक्ति पर। फिर आता है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग योनि की, पशुओं की, नागों और वृक्षों की। किस किस की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे और नागों एवं वृक्षों की भी पूजा करते थे। फिर आता है आपका कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से नाम भारतीय हैं? रखालदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम साहनी जिनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। अब आता है आपका सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है आपको कि इसमें कौन कौन सिंधु सभ्यता से मेल खाता है। पहला, इसमें सभी ही मेल खाते हैं, इसमें डायरेक्ट उत्तर ही दिया गया है और ये क्वेश्चन की बेसिस पे है। इसमें उत्तर दिया गया है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था होना। इसको आप विशेषता के तौर पर याद कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं। इन विशेषताओं के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता है? कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य की उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी। तो ये सिंधु सभ्यता के बारे में ये सभी सत्य है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था का होना, व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा में होना और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। फिर आता है आपका नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। किसके लिए जानी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी और अपनी कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। अब आता है हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, वह कौन है? ए कनिंघम। फिर आता है R.D. बनर्जी और A.K.N. दीक्षित, M.S. वत्स, B.A. स्मिथ में से वह कौन है जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? वह कौन है? B.A. स्मिथ, जो इसके उत्खनन से संबंधित नहीं थे। फिर आता है इसके सही अनुक्रम में, जैसे नगर संस्कृति जो है, लोहे की हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के, इसका सही अनुक्रम इसके अंतर्गत दिया गया। फिर आता है कि सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह कौन सी धातु थी? तांबा धातु थी। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय स्थल में मिला हुआ है। कहाँ से मिला है हाथी दांत का पैमाना? लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह धातु कौन सी है? लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है वह कौन सा है? बनावली। फिर आता है इसमें कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल थे और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया हुआ था। मतलब कि इसमें पॉइंट वाइज याद कर लेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल है और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए और खुदाई के दौरान ये प्रकट हुए थे। तो इन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के संदर्भ में ये प्रमुख इंपोर्टेंट पॉइंट है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हुए हैं। यह कहाँ से है? धोलावीरा से। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। अब आता है आपका कि हड़प्पाई नगर जो कि 3 भागों में विभक्त है उसके अंतर्गत कौन सा है? वह धोलावीरा आता है। धोलावीरा की विशेषता को जाने कि यह प्राचीन नगर है जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। यह धोलावीरा है और इसके एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। यह एक ऐसा क्वेश्चन है मतलब कि धौलावीरा से यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 3 भागों में विभक्त होने के संदर्भ में भी क्वेश्चन आया हुआ है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन धौलावीरा से रिलेटेड आते हैं।
फिर आता है कुतानसी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार या डबल बरियल का प्रमाण मिला है, यह लोथल और कालीबंगा है। फिर आता है कि हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में हुए उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। कौन सी मानव समाधान? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। मांडो जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है और मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था कहाँ पर? भारत में। फिर आता है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के संदर्भ में कौन सा सही है, इसमें आपको बताते हैं कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, धार्मिक तत्व उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं थी और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो सिंधु सभ्यता के संदर्भ में क्या क्या सही है कि यह लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व मौजूद था और वर्चस्वशाली नहीं था और उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता में देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में विख्यात वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरों पर वृक्षों की आकृति में पीपल के वृक्ष की आकृति प्राप्त हुई है। अब आता है आपका कि वह पशु जिसका अंतकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिलता है, तो वह कौन सा पशु है? वह घोड़ा है। जहाँ घोड़ा एक ऐसा पशु है जहाँ पर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में उसका उल्लेख नहीं, अंकन नहीं मिलता है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं है वह कौन सा है? शेर है, जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए। मृणपत्तिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी वह कौन सी सभ्यता थी? मिस्र की सभ्यता। फिर आता है माया, एज़टेक, मोइंस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है कौन सा? एज़टेक, माया, मोइंस्का, इंका, ये सभी इसका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है कौन सा? एज़टेक, माया, मोइंस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने की सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन है? सुमेरिया सभ्यता ये लेखन कला की प्राचीन प्रणाली है। अब आता है आपका नेक्स्ट आता है वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के संदर्भ में वह जानते हैं कि वैदिक काल आर्य शब्द किसके द्वारा इंगित किया गया है? श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द को इंगित करता है। क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। फिर आता है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। त्रिय नाम है कौन सा? तीन वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख है वह ऋग्वेद है और वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मुख्यतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। फिर आता है इसमें आपको सुमेलित करने के संदर्भ में है कि अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान और कर्मकांड विधि से, सामवेद जो है वह संगीत से। ऋग्वेद में क्या होता है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण के संदर्भ में आता है। तो ये पूर्णतः ही सुमेलित है, इसको आपको डायरेक्ट ही याद कर लेना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद चार वेदों में से वह है जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है वह अथर्ववेद है। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं कितनी? 10,552 ऋचाएँ हैं। फिर आता है ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। अब आता है वेद में और उनके ब्राह्मण के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वह ऐत्रेय है। सामवेद के पंचविश, अथर्ववेद के गोपथ और यजुर्वेद के शतपथ। ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविश, अथर्ववेद गोपथ और यजुर्वेद के शतपथ है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है वह कौन सा मंडल है? 9वां मंडल है जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसके द्वारा? यज्ञ संबंधी यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वह कौन सा है जिसका संकलन ऋग्वेद में मिलता है? वह सामवेद है जिसका संकलन ऋग्वेद में मिलता है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर में से वह कौन सा स्थल है जो खुदाई के दौरान लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हुए हैं? इसमें लोहे धातु के प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा से मिले हुए हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। फिर आता है ऋग्वेद, परिवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण एवं उपनिषद से वह दैनिक साहित्य से जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वह उपनिषद है। फिर आता है कि मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है शिवतासुर उपनिषद में। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का सम्मान जिस उपनिषद से प्राप्त होता है वह कौन सा है? कंठोपनिषद। फिर आता है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? कैकेयी के। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इसका सही क्रम है। वैदिक साहित्य है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है, फिर उसके बाद उपनिषद आते हैं।
फिर आता है आपका कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान की गई है चेनाब नदी से। और ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह कौन सा है? कुभा क्रुमु है। अब आता है वैदिक नदियां और आधुनिक नाम के बारे में। कुभा जो है वह काबुल है, परुशड़ी रावी, सदानी गंडक, शत्रुदी सतलज। फिर आता है वेदोत्तर काल में प्रचलित प्रथा चतुष्ट है। इसमें कौन कौन से चतुष्ट के अंतर्गत आते हैं? 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम। 4 पुरुषार्थ में आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 आश्रम में आता है ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। कौन कौन सा 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 आश्रम में ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर आता है आपका कि धर्म और नृत्य भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य है कि ऋत जो होते हैं वह मूलभूत रैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, और धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। तो ऋत क्या था? यह मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, और धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत अंतर्निहित ऋत का अर्थ है, तो इसका ऋत का अर्थ क्या है? इसका है प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था किसे? बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से ब्रह्मवादिनी जिसे कुछ वेदों मंत्रों की रचना की थी वह कौन रही है? लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था। किस परिवर्ती काल में उसका उपयोग हुआ है? सिक्का में। ऋग्वैदिक काल में निक्स आभूषण है गला का। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को। 14वीं शताब्दी के पूर्व बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। अब आता है कि वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आने वाले की सूचना देता है, इसके अंतर्गत बोगज कोई अभिलेख है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह किसने जिसने आर्यों के आदि देश के रूप में बारे में लिखा है? बाल गंगाधर तिलक है। फिर आता है सतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे कौन? ऋषि गौतम राहुगण। फिर आता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुर समझा जाता है गुरु पांचाल को। फिर आता है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रवक्ता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? परुशड़ी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, पितस्था, यमुना में से वह नदी जिस ऋग्वेद में मातेत्मा, देवित्मा, नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया है वह सरस्वती है। फिर आता है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन थे? यदु, दुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। तो ये पंचजन थे। फिर आता है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह कौन सा है? जौ है। अब इसमें सही सुमेलित है कौन कौन से? जैसे ब्रीही क्या बोला जाता है? चावल। मृदंग को क्या बोला जाता है? मुदंग को मूंग, और यव को जौ, और इच्छु को गन्ना बोला जाता है। कौन सा? ब्रीही को चावल, मुदक को मूंग, यव को जौ, और इच्छु को गन्ना। अब आता है कि ऋग्वैदिक पढ़ी नागरिक थे व्यापारी वर्ग के। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र थी। वैदिक युगीन सभा थी कौन सी थी? मंत्रिपरिषद। सभा समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक जनसभा जो कि न्यायिक कार्यों से संबंधित थी का नाम क्या है? सभा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेखित सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म कौन सा है? एकैक्यवादी और या बहुदेववादी। फिर आता है आपका सर्वाधिक ऋग्वेद सूत्र समर्पित है किस पर समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझे जाते हैं इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र है, और वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन है कि वह झंझावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे। तो ये इंद्र के बारे में। फिर आता है आपका कि 800 से 1600 ईसा पूर्व तक के काल जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? यह ब्राह्मण युग से। 800 से 1600 ईसा पूर्व का यह जो काल है वह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? विश्वामित्र के द्वारा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक है पुराणों की संख्या है 18।
श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई है संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में और सत्य सहस्त्री संहिता उपनाम के प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत। फिर आता है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी को स्वयं के रूप में प्रस्तुत किया था वह कौन सा सर्प था? वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई है धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द उल्लेखित किया गया है मुंडक उपनिषद से। तमसु माह ज्योतिर्गमय कथन मूलतः लिया गया है उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद से। वह उपनिषद जिसका शाब्दार्थिक अर्थ है सफेद घोड़ा है वह श्वेतासुर उपनिषद है। सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती देती है वह छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी। फिर आता है कि वैदिक धर्मकांड में होता शब्द का संबंध ऋग्वेद से है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है कि अवेस्ता ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में अगन्या माना जा गया है किसको? गाय को माना गया है। वैदिक कालीन प्रशासन में मागधुह कौन अधिकारी होता था? मागधुह जो होता था वह राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था। इसमें कुछ सुमेलित वर्ण दिए गए हैं जैसे सिंधु सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागृह था और मध्यकाल में जमींदारी प्रथा थी। तो ये प्रमुख इससे संबंधित है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है गाय को। फिर आता है प्राचीन भारतीय समाज में प्रसंग में कुल, वंश, कोश, गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 वर्ग का नहीं है वह कोश है जो कि एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। कुल, वंश और गोत्र एक दूसरे से मेल खाते हैं। अब आता है संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने का अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। फिर आता है कि पुराणों के सही कथन कौन कौन से हैं? पुराणों में आता है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाता है। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संदर्भ में सबसे पहला तो आता है आपका क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा के रूप में जाना जाता है वह कौन सी घटना थी? उनका गृह त्याग जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध की माँ किस से वंश से संबंधित थी? कौलिय वंश से। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रुम्निदेय स्तंभ अभिलेख में से वह कौन सा एक अभिलेख है जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुम्निदेय स्तंभ लेख एक ऐसा स्तंभ लेख है जिसके द्वारा पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब आता है आपका कि कनिष्क, अशोक, हर्ष, धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यह मौर्य शासक अशोक के अभिलेख के रुम्निदेय स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? मल्ल गणराज्य की राजकुमारी राजधानी कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गांधार, कौशल, मगध राज्यों में वह स्थान जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था वह कौशल और मगध थे। फिर आता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म से दीक्षित किया जाने वाला अंतिम बुद्ध व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। फिर आता है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई है वैशाली में। बौद्ध मत के निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णारूपी अग्नि का समन। आलार कलाम कौन थे? वह बुद्ध के एक गुरु जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन दिया है सारनाथ में दिया हुआ। फिर आता है आपका कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बुद्ध ने कहाँ पर दिए सर्वाधिक उपदेश? श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई थी जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वसुमित्र के द्वारा। फिर आता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम है कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी राजगृह में, द्वितीय हुई थी वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ हुई थी कुंडलवन में हुई थी। फिर आता है महायान बौद्ध मत की विशेषताएं कौन की हैं? कि महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं कि बुद्ध में देवत्वरूपण है, बोधिसत्व के पथ पर चलना है, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान है।
प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के समय में हुआ था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एक दूसरे से संबंधित है, जिसमें उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ ऋषिपत्तनम में, महापरिनिर्वाण या निधन कुशीनगर में हुआ था। तो इनके संदर्भ में अब आता है इनके संदर्भ में कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित वक्र चक्र द्वारा किया गया है, उसमें प्रथम उपदेश के अंतर्गत है। फिर आता है इनके अर्थ और चिन्ह को जानते हैं कि महात्मा बुद्ध से संबंधित इनके जन्म का क्या प्रतीक चिन्ह था? जन्म का कमल था। प्रथम प्रवचन का जो था धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि का बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष, ग्रह त्याग का घोड़ा था। फिर आता है कर्म आपा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंग्युप्पा। फिर आता है महात्मा बुद्ध में के संदर्भ में ये कथन सही है कि उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था और उन्होंने आर्य सत्य पर विचार किया था। ऐसा ही एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं क्योंकि 5-6 जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहता है कि इसमें को क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के आप याद कर लेंगे। अब आता है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर महाबोधि मंदिर को निर्माण किया गया था। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया गया था, किसके द्वारा? शशांक के द्वारा। बोधगया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का है और प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है वह बोधगया में स्थित है। फिर आता है बुद्ध के उपदेश से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश से क्या संबंधित है? बुद्ध के उपदेश से आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त में। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था, किसी को भी नहीं। और अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है कि वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। फिर आता है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। वह बौद्ध है जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक, यमक बुद्ध पिटक संबंधित है अभिधम्म पिटक से। यह वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध की नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन का संकलित है सूत्र पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न से अभिप्राय है, बुद्ध, धम्म और संघ से है। फिर आता है वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख मिलता है वह अभिधम्म पिटक है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता है, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के अवसर पर किया जाता है। अशोकाराम विहार स्थित है कहाँ पर? पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार स्थित है। अब आता है आपके कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप का शब्द का निर्माण कहाँ मिला हुआ है? स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में। फिर आता है सारनाथ सांची बोधगया कुशीनगर में वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। सांची एक ऐसा स्तूप है सांची एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध की जीवन की घटना से कोई भी उल्लेख नहीं मिला हुआ है। और सारनाथ बोधगया और कुशीनारा से मिला हुआ है। अब आता है अनात्मवाद सिद्धांत संबंधित है बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध जैन गीता एवं वेदांत में से किससे संबंधित है? वह है बौद्ध से। एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया गया था बुद्ध के द्वारा। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में पारमिता शब्द का सही विवरण है कि वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पाठ्य प्रशस्त हुआ। बौद्ध धर्म के महायान और नीहान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा के आधार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिसका राजा के युग में प्राप्त हुआ है वह है ऋषिकेश। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया है वह बुद्ध की प्रतिमाएं थी। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह बौद्ध धर्म था। फिर आता है गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में से संबंध प्रथम प्रवचन। मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। फिर आता है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में।
महात्मा भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी स्वच्छता और शुद्धता साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आवाहन है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। फिर आता है आपका इसमें सुमेलित बताना है। परिव्राजक किससे संबंधित है, जिसे परित्यागी या भ्रमणकारी कहा जाता है। श्रमण जो है वह भिक्षु या साधु को कहा जाता है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी को उपासक कहा जाता है। मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी पाबा और कुशीनगर। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र शुंग में से बौद्ध मत के विस्तार में योगदान देने वाले शासक थे। कौन से थे? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन के द्वारा बौद्ध मत के विस्तार में योगदान दिया गया था। अब आता है इसमें सारनाथ, कुछ सुमेलित बताना है कि सारनाथ जो है वह अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष है। नालंदा में बौद्ध अधिगम की महान पीठ स्थित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है, जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह कौन सा है? पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि इसमें बुद्ध धर्म के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं कि लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया हुआ था। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे उनका नाम क्या है? मैत्रेय। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है कि बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व में पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है। वो कहाँ स्थित है? अजंता में है। फिर आता है कि हीनयान अवस्था की विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह है कालनी में। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वह कन्हेरी महाराष्ट्र में स्थित है। विशुद्धि मग्ग के रचयिता थे कौन थे? बुद्धघोषा विशुद्धि मग्ग के रचयिता थे। अब आता है प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह कौन थे? नागार्जुन। फिर आता है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध धार्मिक कौन थे? दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह कौन सा था? माध्यमिक। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है गुजरात में स्थित है। फिर आता है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापन का युग कब प्रारंभ हुआ था? युग गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण था राजकीय प्रश्रय मिलना बंद होना और अंततः इस्लामी आक्रमण का होना। नालंदा महाविहार का विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था कौन था? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था का होना, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, इसके अंतर्गत बौद्ध और जैन धर्म में दोनों ही समान रूप से था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही कथन है दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ये बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। फिर आता है बौद्ध और जैन धर्म ही दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन क्या है? बौद्ध धर्म है कि आत्मा की सत्ता नहीं है, उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ एक शिल्पों को भी निम्न माना है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है कौन कौन से? कि धर्म की सादगी का होना, दलितों के लिए विशेष अपील की जाना, धर्म की मिशनरी भावना होना और स्थानीय भाषा का प्रयोग होना इसमें बौद्ध धर्म के विस्तार के प्रमुख कारण है। अब आता है आप आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म की पतन जिस कारण से हुआ वह था उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है कि सर्ववादियों की मान्यता की थी कि वह दिग्विषय या फिनोमेना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं और अपितु अव्यस्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। फिर आता है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं की चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं, क्योंकि दोनों में अंतर देखा जाए तो चैत्य पूजा स्थल होते हैं जबकि विहार जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान का होता है। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थी वह कौन सी? वज्रयान शाखा। पूर्व भारत के पाल शासक समर्थक थे बौद्ध मत के। अब आता है आपका कि जैन धर्म में के संस्थापक कौन रहे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ मुख्यतः किससे संबंधित थे? उन वाराणसी से संबंधित थे। अब आता है इसमें कुछ सुमेलित किए दिए गए हैं कि आदिनाथ जो है जिनका प्रतिमा लक्षण जो है वह वृषभ था, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और संभवनाथ का अश्व है।
फिर दूसरा आता है, इसके अंतर्गत उनके संज्ञान के बारे में दिया गया है कि पार्श्वनाथ का संज्ञान सर्प है, पार्श्वनाथ का संज्ञान सर्प है, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह, शांतिनाथ का हिरण, ये सभी एक दूसरे से सुमेलित हैं। जैन धर्म के तीर्थंकरों में अभिनंदन, पद्म प्रभु, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, ये सभी एक सीक्वेंस में दिए गए हैं। अब आता है आपका कि ऋषभनाथ के जो निर्माण स्थल था अष्टापद था। वाशुपूज्य का निर्माण स्थल चंपापुरी, नेमिनाथ का उज्जयंत, महावीर का पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम कुंडलपुर में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तीर्थंकर शब्द का संबंधित है जैन धर्म से। फिर आता है कि जैन तीर्थंकर में क्रम में अंतिम में थे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालका नदी के तट पर। फिर आता है आपका कि चंद्रप्रभु नाथ नेमी संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं रहे। नाथ मुनि जो थे वह तीर्थंकर नहीं थे। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु रहे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। और त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वह है जैन धर्म। अणुवर सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में मिलता है। स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म का है। फिर आता है अनेकांतवाद, सर्वशिष्टवाद, शून्यवाद तथा स्यादवाद में से जैन धर्म में संबंधित सिद्धांत है अनेकांतवाद और स्यादवाद। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किससे संबंधित? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह जैन मत से संबंधित है। जैन धर्म विश्वास नहीं करता है विश्व विनाशकारी प्रलय में। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन धर्म से। फिर आता है 12 अंग 12 उपांग, 14 पूर्व 14 उप पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ था कहलाता है 14 पूर्व। फिर आता है प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए हैं वह अर्धमागधी है। चंपा, पावा, समेत शिखर, उज्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन तीर्थ क्षेत्र माना जाता है समेत शिखर। थेरी गाथा, आचरांग सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा आरंभिक सूत्र साहित्य का भाग नहीं है। फिर आता है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। वह जैन सभा जिसने अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन किया पाटलिपुत्र। फिर आता है इसमें जैन धर्म के संदर्भ में कुछ पॉइंट है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। महावीर की माता नाम त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली की लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी। अब आता है कि पार्श्वनाथ के जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर जिनका जन्म बनारस में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म से संबंधित हुए घटनाक्रम जिसमें पहला आता है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म जो कि दिगंबर का प्रचार हुआ और पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए। और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारबेल का समर्थन प्राप्त हुआ था। अब आता है जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन सा है? कर्म को विनिष्ट करने के लिए सुनिश्चित मार्ग, और इसके प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण की हो आत्मा होती हो, कई आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना करना चाहिए, इसके संदर्भ में है। अब आता है समाधि मरण या संलेखना किससे संबंधित है? जैन धर्म से, जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मलखली घोषाल थे। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है आजीवक है। फिर आता है कि लकुलीस किससे संबंधित है? पाशुपत से। नागार्जुन शून्यवाद से। भद्रबाहु जैन से और घोषाल आजीवक से। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया है आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वह कौशाम्बी है जहाँ पर बौद्ध और जैन दोनों के स्थल हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए चंदेल राजाओं द्वारा। होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। श्रवणबेल में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा 57 फुट ऊंची स्थापित कराई गई है चामुंड राय ने। फिर आता है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली का पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को। अब आता है आपका शैव भागवत धर्म के बारे में कि प्राचीन
भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम है, जिसमें कृत, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। इसके संदर्भ में फिर आता है कि आजीवक मत, मयूर, मय मत, ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था वह मत मयूर है। फिर आता है अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का योग। फिर आता है नयनार थे शैव धर्मानुयायी। फिर आता है पोए गई तिरुज्ञान पूडम तिरुमंगई में से वह जो कि अलवार संत नहीं था, उनमें से तिरुगान आता है। फिर आता है कि इस भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया गया है गुप्त वंश के राजाओं का। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। फिर आता है सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। कालिका पुराण पुराण संबंधित है शाक्त धर्म से। वासुदेव कृष्ण की पूजा का सर्वप्रथम प्रारंभ था भागवतों में। वह देवता जिससे काला में हल किए गए प्रदर्शित किया गया है बलराम को। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 आती है। फिर आता है इसके संदर्भ में कि हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित करता है वासुदेव को। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हेलिडोरस का वेशनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख। वेशनगर अभिलेख का हेलिडोरस निवासी है तक्षशिला का। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया वह वाराह है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के विभेदक लक्षण है। वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति के समान महत्व देता है भगवत गीता। गीता की मुख्य शिक्षा है निष्काम कर्मयोग। प्रस्थानत्रय में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया वह नैमिषारण्य है। फिर आता है कि रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है वह किष्किंधा कांड है। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी के तट पर। फिर आता है धर्म और पवित्र स्थल के बारे में कि जिसमें जैन धर्म पावापुरी से संबंधित है, हिंदू धर्म वाराणसी से संबंधित है, इस्लाम धर्म मदीना से और ईसाई धर्म वेटिकन सिटी से। अब आता है 6ठी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा के बारे में, जिसमें जहाँ पहला आता है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। इसमें राजा और राज्य के बारे में बताया गया। प्रदूत जो थे वह अवंती से संबंधित थे, उदयन वत्स से, प्रसेनजित कौशल से, अजातशत्रु मगध से। इसमें राज्य और राजधानी के बारे में बताया गया है कि अंग चंपा की राजधानी थी और कौशल साकेत श्रावस्ती की, वत्स कौशाम्बी की और मत्स्यन विराटनगर। मतलब मत्स्यन की राजधानी विराटनगर, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की साकेत और अंग की चंपा। अब आता है खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश में एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। अब आता है आपका क्वेश्चन, इसके अंतर्गत इसमें मानचित्र दिया गया है जिसमें आपको इसकी अवस्थिति दिखाना है। जिसके अंतर्गत मानचित्र मत्स्यन अवंती और वत्स को रेखांकित किया गया है, जिसमें अवंती मत्स्य जो है यहाँ पर था, फिर आता है अवंती, फिर आता है वत्स और फिर आता है यहाँ पर अंग। अब आता है आपका नेक्स्ट की माध्यमिका या नगरी कारकोट, विराटनगर या बैराट तथा रेड में से प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में हुआ है। यह माध्यमिका और विराटनगर का इसमें महाभारत और महाभाष्य में उल्लेख हुआ है। उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्नंद में से पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। फिर आता है उदयन बाष्पदत्ता की दंत कथा संबंधित है या उज्जैन से संबंधित है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में सत्य कथन है कि पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में। गांधार, कम्बोज, काशी, मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था वह मगध था। फिर आता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था लिच्छवियों के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वह है अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में। पढ़नी के अष्टाध्यायी में जनपदों का उल्लेख है 22 जनपदों का। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छन्न में। फिर आता है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी किसकी? शूरसेन की। चंपा राजधानी थी अंग की। 6ठी शताब्दी में सूतिमती जो राजधानी थी वह चेदी की थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अस्मक या अस्सक। 6ठी शताब्दी में
मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। मगध का प्रारंभिक राजधानी राजगृह गिरिब्रज थी। गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से वह स्थल जहाँ मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी वह कौशाम्बी था। फिर आता है प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास है, अर्धचंद्राकार है। फिर आता है कि मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। अजातशत्रु वंश के नाम क्या था, किस वंश का नाम शासक था, हर्यक का। मगध साम्राज्य में बज्जी संघ को हराकर आत्मसात किया अजातशत्रु ने। और मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के काल में हुआ था। मगध ने नंदवंश का संस्थापक था महापद्मनंद या उग्रसेन। नंदवंश के पश्चात मगध पर शासन किया था मौर्य राजवंश ने। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण हैं जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाला राजवंशों का काल क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश। फिर आता है कि मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। बौद्ध धर्म के उदय का कारण था। विश्व के सभी मार्गों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध जीवक संबंधित था बिम्बिसार के दरबार से। कालपी नदी जिस नदी के तट पर स्थित है वह नगर जिस नदी के तट पर है वह यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिर आता है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी के बारे में सुमेलित किए गए हैं कि कुरु जो है जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की अहेछन्न, कौशल की साकेत और वत्स की कौशाम्बी। और भी सुमेलित है महाजनपद जिसकी राजधानी मत्स्य विराटनगर, शूरसेन मथुरा और अस्मक की पूतन। फिर आता है वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल महाजनपद हैं 8 महाजनपद हैं। फिर आता है प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के सत्य कथन है कि प्राचीन व्यवस्था की जो श्रेणी व्यवस्था है उसमें श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादक वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी और श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों का उल्लेख मिलता था। तो ये श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। फिर आता है इसके संदर्भ में आपका अब नेक्स्ट आता है आपका यूनानी आक्रमण के बारे में। यूनानी आक्रमण के बारे में पहला आता है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का शासन था नंद राजवंश से। मगध का राजा जो कि सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। सिकंदर महान के कितने समय रहा था, सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा था कि यह लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़कर चला गया था। अब आता है राजा और वंश के बारे में जिसमें राजा आता है ड्रीमेटियस जो कि हिंद यूनानी वंश से संबंधित है। रुद्रदामन जो है वह शक से, गोंडो फर्निस वंश से, बिम कैटफिसस कुषाण से है। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण और राज्य की स्त्रियों में ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह कौन था, मशक था। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण कौन कौन से थे, पहला था इसके अंतर्गत कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी फौज ही बेहतर थी और उसने देशद्रोही शासकों में सहायता मिली हुई थी। फिर आता है कि वह वीर भारतीय राजा जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वह पुरु या पोरस था। निरयाकस, अर्निसिक्रिटियस, डायमेकस, आरिस्टोबुलस में से वह कौन था जो सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। डायमेकस जो था वह सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। अब आता है आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में जिसमें आता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। गुप्त, मौर्य वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश था मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है, विशाखा दत्तकृत महामुद्रा राक्षस। सैंड्रोकूट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान मिलती है विलियम जोन्स से। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त में से यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकूट्स कहा गया है किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रोबो, मैगस्थनीज में से वह जिसने सैंड्रोकूट्स या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है उसमें जस्टिन आता है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के। अब आता है कि चाणक्य अपने बचपन के में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंक कौन कौन से हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र इसके सप्तांग सिद्धांत है। कौन कौन सा, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र।
अब आता है आपका कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। किसका प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों का। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के साथ संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। फिर आता है मैकियावेली की प्रिंस की तुलना की गई है किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। डाइमैकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासन में अशोक द्वारा अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लेने का उल्लेख मिला है बुद्धघोष की सम्मत पाशादिका से। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? लकड़ी का। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह कौन सा है? पाटलिपुत्र। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अशोक चंद्रगुप्त बिंदुसार उकड़ाल में से वह राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त था। मालवा गुजरात महाराष्ट्र पहली बार जीता था कुछ चंद्रगुप्त मौर्य ने। वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। जो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था और यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस जिन्होंने अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था किसे हराया गया था? यह चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। इसमें मानचित्र दिया गया है। यह किससे संबंधित है? इसमें मानचित्र है और यह अशोक के अंतिम समय के शासनकाल से संबंधित है यह मानचित्र जो है। फिर आता है कि सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने। अफगानिस्तान बिहार श्रीलंका कलिंग से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका था। और अशोक के अभिलेख शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है दोहरे सिरे और 13वें शिलालेख में। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया गया था अशोक ने। अशोक के ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका नाम उसी के कारण देवना नाम प्रिय की उपाधि दी गई। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का उल्लेख मिलता है दीपवंश और महावंश में। मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक और दशरथ रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी। असार्थभाई कहते थे व्यापारियों के काफिले को अग्रहारिक युद्ध युक्त प्रादेशिक रज्जुक वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया अशोक में। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते थे सांची को। सांची का स्तूप बनाया गया था अशोक को। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम। सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकड़ाम। अब इसमें स्थान और इसके स्मारक दिए गए। कौशाम्बी जहाँ पर घोषिताराम मठ स्थित है। कुशीनगर जहाँ पर राणाभर स्तूप है। सारनाथ जहाँ पर धमेक स्तूप है और श्रावस्ती जहाँ पर सहित महेत स्तूप स्थित है। अब आता है सम्राट अशोक की तीर्थ यात्राओं का सही क्रम है कि लुम्बिनी में उन्होंने यात्रा की, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती में उन्होंने इसकी यात्रा की हुई थी। अब आता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक भाषा। कालसी गिरनार साहेबाजगढ़ी और मेरठ में से वह स्थल जो अशोककालीन अभिलेख जो कि खरोष्टी लिपि में है वह एक साहेबाजगढ़ी है जहाँ पर इनका अभिलेख खरोष्टी लिपि में उल्लेखित है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृतिक भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किया गया था पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि पर सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन ने डिसाइफर किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। फिर आता है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे खरोष्टी लिपि में। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर में। प्राचीन भारत में वह लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है वह खरोष्टी लिपि थी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख मिलता है वह प्रियदर्शी या प्रियदर्शी था। अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में देखा जाए तो यह बढ़िया पॉलिश है और यह खंड है और स्तंभों का 6 फट सुंडाकार है। मास्की गुर्जरा नेत्र उड़िकगुणम अभिलेखों के नाम मिलते हैं। अशोक का नाम इनमें अभिलेखों में मिलता है। फिर आता है वह उभायदार मूर्ति शिल्प जो रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणु अभिलेख या राजा अभिलेख का मिलता है वह कंगनपल्ली है। फिर आता है अशोक का रुम्नीदेह स्तंभ में संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसके अशोक का नाम उल्लेख मिलता है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। वह एक स्तंभ है जिसके अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह भ्राभू
स्तंभ था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति मिली है कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में मिला है वह शिलालेख 13वां है। अभिलेख में जिस कलिंग विजय का वर्णन किया गया है वह हाथी गुम्फा अभिलेख है। अभिलेख में अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। अभिलेख 12वां। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वह सम्मिलित हैं। दूसरा और 13वां अभिलेख जो है वह संगम राज्य के बारे में बताते हैं। चोल पांड्य सत्यपुत्र सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है वह सातवाहन है। वह अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों और पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं की वध पर थी, तो यह 5वां स्तंभ लेख है। फिर आता है आपका टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे। शासक था मिस्र का। चोल चोल गुप्त मौर्य पल्लव राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों में सीरिया मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे वह मौर्य काल था। अशोक के धर्म का मूल संदेश था शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश दिया गया था शोहेगोरा ताम्रपात्र में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए दिया जाने वाला दंड था मृत्युदंड। फिर आता है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसमें सत्य कथन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। मेगास्थनीज ने अपनी ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया था। कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस निकेटर का। अर्थशास्त्र मुद्रारक्षक से मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में सिवाय स्रोत जिसमें उल्लेखित है प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। किसकी दास्ता नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका की। फिर आता है आपका कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन का उपलब्ध है इंडिका में। वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है मेगास्थनीज की इंडिका में। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का वह कार्य जो मौर्यकाल से जारी है जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण में। मौर्य नरेशों द्वारा किए गए विकास के संबंध में सही है संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। फिर आता है भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। मौर्यकाल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया गया था सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्यकाल में सीता से तात्पर्य है राज्य की भूमि से प्राप्त आय से। मौर्य मंत्रिपरिषद में एक राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है समाहर्ता से। मौर्ययुगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी होता था पोतवाध्यक्ष होता था। मौर्यकाल में एग्रोनोमी अभिलेख का संबंधित है मार्ग निर्माण से। फिर आता है पंकोद सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा किया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। इसमें अधिकारी और कार्य दिए गए हैं जिसमें अधिकारी है तलार जो कि रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। पट्टकोल जो कि ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। साधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी और बलाधिप चुंगी का सुरक्षक था। इसके संदर्भ में ये अधिकारी और इनके कार्य हैं जिससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। जिसमें आपको याद कर लेंगे तलार जो है वह सुरक्षा कर्मियों से संबंधित अधिकारी, पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, सहस्राधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी और बलाधिपति वह चुंगी का सुरक्षक। फिर आता मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन केंद्र था? तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अस्तित्व में थे कौन से? धर्म स्थलीय कंटक शोधन। फिर आता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहास तथा वीरगाथाओं के कंठस्थ करना व्यवसाय था मागध एवं सूक्त वर्गों का। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया गया है द्रविड़ों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसे पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी अर्थशास्त्र में। जातक मनुस्मृति याज्ञवल्क्य तथा अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है कहाँ? मनुस्मृति में। फिर आता है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रियों का। प्राचीन भारत में यात्रियों का सही क्रम है जिसमें मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग आता है। इसमें व्यक्ति और उनके अन्य नाम दिए गए हैं जैसे चंद्रगुप्त जिनका नाम था सेड्रोकोट्स, बिंदुसार जिसका नाम था अमित घात। फिर आता अशोक जिसका नाम प्रियदर्शी था और चाणक्य जिसका नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था इसके संदर्भ में। अब आता है आपका कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह बृहदत्त था। शुंग वंश के बारे में सत्य कथन देखते हैं कि शुंग वंश जो है वह अंतिम
अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की तथा अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। तो यह शुंग वंश के विषय में प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आता है कि मौर्य काल में पड़यम क्या था। एक आपातकालीन कर था। पड़यम एक आपातकालीन कर था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था वह कौन थी? चंद्रगुप्त मौर्य के। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई थी अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने। वह अभिलेख जिसने चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है वह महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख पर पाए गई कौन से? अशोक के अभिलेख पाए गए। फिर आता बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में सत्य कथन है कि वह इस पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं जिनमें 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है और ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। इसमें सही सुमेलित किया गया है कि जो सारनाथ है वह लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका के संदर्भ में संबंधित है और ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग नालंदा को कहा गया है। ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग नालंदा और सारनाथ को लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। फिर आता है मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? परखम से। अब आता है आपका मौर्योत्तर काल के बारे में। वह हिंद यवन शासक जिससे सीसे के सिक्के जारी किए गए थे। स्ट्रेटो सेकंड के द्वारा सीसे के सिक्के जारी किए गए थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजित में से वह जो एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, ये मिलिंद था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठीवाद के रुद्रदामन अभिलेख से। फिर आता है रुद्रदामन प्रथम विभिन्न उपलब्धियां वर्णित करता है कि जूनागढ़ अभिलेख की बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया था रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। वह शासक जिसके सिक्कों पर सुकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित है वह आगा गोथक्लीज थे। कादर्मक क्षत्रपों ने जिस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए वह धातु थी ताम्र की धातु थी। फिर आता है आपका कि सही सुमेलित बताना है जिसमें शासक और राजवंश दिया गया है जिसमें ड्रेमेटियस हिंदी यूनानी, दुर्दामन शक, गोंडोफर्निस पहलवन और बिम कुषाण था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए गए कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। बिम, कैटफिशस, कनिक्स, नहपाण एवं बुद्ध गुप्त में से किसके सिक्के बुद्ध का अंकन मिलता है? वह कनिक्स है। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है बिम कैटफिशस है। बिम कैटफिशस, कुजुल कैटफिशस, कनिक्स, हर्मबीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन रेमित उपयोग के लिए किया बिम कैटफिशस। योधोए सिक्कों का अंकन मिलता है काकृति में। फिर आता है कनिक्स के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईसा पूर्व में है। कुषाण शासक कनिक्स का राज्याभिषेक 78 ईसा पूर्व में हुआ। शक संवत का प्रारंभ किया गया था 78 ईसा पूर्व। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है 135 वर्ष का। विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। 1931, 1952, 2066, 2087 में से वह वर्ष जो दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष था वह 1931 था। फिर आता है अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास तथा कम्मन में से वह जो कनिक्स के समकालीन थे। अश्वघोष और वसुमित्र कनिक्स के समकालीन थे। फिर आता है अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन, पतंजलि में से वह जो कनिक्स के दरबार में संबंधित नहीं थे। पतंजलि। कनिक्स के रपकत अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख मिलता है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंबा में इनका रपकत अभिलेख का नगरों का उल्लेख मिलता है। अब आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक और जीवक ने। फिर आता है अश्वघोष, पार्श्व, वसुमित्र, विशाखादत्त में से वह जो कनिक्स के प्रथम के दरबार में नहीं गया था विशाखादत्त। फिर आता है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अयोध्या लेख से। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कर्णवंश ने। पुष्यमित्र शुंग, खारबिल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव, समुद्रगुप्त से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहलाता था वह गौतमीपुत्र सातकर्णी। फिर आता है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश था। चीनी जनरल जिसे कनिक्स ने हराया था वह पान चाऊ था जिसे चीनी जनरल कनिक्स के द्वारा हराया गया था। फिर आता है आपका कि वह वंश जिसने साम्राज्य की सीमाएं
भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। वह साम्राज्य मौर्य और कुषाण वंश था। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ हुआ था कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फले फूली कुषाणों के समय में। सक्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात 1:35 था, जिसमें राजवंश सिक्कों की धातुएं दी गईं, जिसमें कुषाण थे उनमें स्वर्ण एवं ताम्र धातुओं का इनसे संबंधित थे। गुप्त से स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन से चांदी तांबा सीसा पोटीन, कलचुरी से स्वर्ण रजत और ताम्र। अब आती है इसमें कला और उसमें सुमेलित राजवंश के बारे में बताना है। गांधार कला कुषाण से, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन फर्स्ट से, मिलिंदपन्हु मिनांडर से और तक्षशिला पतिक से। अब आता है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है वह गांधार है। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिखर का प्रयोग किया माध्यम से होता है वह गांधार मूर्ति कला है। प्राचीन काल के भारत में आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी शक कुषाण और हूण का। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी शक कुषाण का। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया हुआ था डेरियस प्रथम था। फिर आता है चालुक्य पल्लव राष्ट्रकूट सातवाहन राजवंशों ने सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थी थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख से। फिर आता है आपका राजवंश और राजधानी के संदर्भ में कि शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, सातवाहन की पैठन, कदम्ब की बनवासी और चंदेल की महुआ। अब इसमें आता है सातवाहन काटक और चालुक्य एक दूसरे से संबंधित हैं। सातवाहनों के बारे में कुछ सत्य कथन है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत एवं अन्य लोक भाषाओं का अपनाया। अब आता है इसमें कि सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला हुआ था। स्तूप जिसमें आर्यक्स स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिली हैं वह अमरावती स्तूप है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि इसमें अभिलेख और शासक के बारे में कि नासिक का जो अभिलेख है वह गौतमीपुत्र से संबंधित रखता है। भीतरी का जो अभिलेख है वह स्कंदगुप्त से। ऐहोल का जो है वह पुलकेशन द्वितीय से। अब आता है वह वंश जिसके शासकों ने पुराणों में श्री पर्वतीय कहा है वह इक्ष्वाकु वंश के को पुराणों में वह पर्वतीय कहा है। इसमें कुषाण पारस की खाड़ी से और लाल सागर से होकर व्यापार करने के लिए आए हुए थे। अशोक हर्ष पुलकेशन द्वितीय खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था वह खारवेल था। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश या महामेघ वाहन से। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विधि से है। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे उज्जैन से। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की हुई थी बालपुत्र देव ने। फिर आता है पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी का लेखक कौन है अनाम नाविक इसके प्रमुख लेखक है। अब पढ़ते हैं गुप्तकाल के बारे में। गुप्तकाल का जो शासन आया था वह 275 से 550 ईस्वी के मध्य था। 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन प्रवरसेन प्रथम के द्वारा किया गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत की उपाधि धारण की समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त में प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। फिर आता है पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि समुद्रगुप्त की है। हरिशेन दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे हरिशेन। फिर आता है इसमें सही सुमेलित बताना है कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश उनके राज्यों के बारे में, जिसमें धनंजय कुशतलपुर से संबंधित थे, नीलराज मुक्त से संबंधित थे, उग्रसेन पालक्का से और विष्णुगोपा कांची से। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया स्कंदगुप्त के शासनकाल में। मौर्य शुंग कुषाण गुप्त में से वह राजवंश जो हूणों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ गुप्त राजवंश के। फिर आता है आपका कि दिल्ली की कुबत उल इस्लाम मस्जिद में प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोहे स्तंभ किसके नाम पर है चंद्र के नाम पर। गुप्त सागसस जिसे अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
फिर आता है वह अभिलेख जिसे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्तों ने हूणों को पराजित किया। बीतवड़ी स्तंभ लेख से गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारणों के बारे में बताइए, कि जिसके अंतर्गत आता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण में हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म का स्वीकार करना और अयोग्य उत्तराधिकारी आता है। अब आता है शक विजेताओं के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था शक राजा रुद्रसेन तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने का प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है और इन मुद्राओं की तौल सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होती थी। अब आता है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फिर आता है इसमें कुमारगुप्त का फर्स्ट का जो अभिलेख है वह मंदसौर अभिलेख है। पतिक का जो अभिलेख है तक्षशिला अभिलेख। चंद्रगुप्त सेकंड का उदयगिरी गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त का ऐरण अभिलेख है। वह अभिलेख जिसे विष्णु के प्रथम विज्ञापन के तौर पर देखा जाता है वह दशपुर अभिलेख आता है। इसमें सही सुमेलित बताना है कि चंद्रगुप्त की जो रानियां और शासक के संदर्भ में, कि चंद्रगुप्त की जो रानी थी वह कुमार देवी, समुद्रगुप्त की रानी दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की देवी जो रानी थी वह अनंत देवी। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया और भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। फिर आता है गुप्तकाल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस पतन से संचालित होता था वह कौन था? ताम्रलिप्ति से। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संपर्क बंगाल की खाड़ी के पार बने रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं से समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए कि श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। गुप्तकाल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र था। वस्त्र उत्पादन से यह संबंधित था। अब आता है आपका कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित कौन नहीं रखता है? भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। प्राचीन भारतीय काल में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र के बारे में कुछ विशेषताएं दी गई हैं कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण की जया का सिद्धांत ज्ञात था और उसमें 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। फिर आता है कि भारतीय भाषा यात्रा में फाहियान के एक अस्पताल का उल्लेख किया गया है, यह पाटलिपुत्र में है। फिर आता है चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित है, वह कौन सा है? छप्पड़क। फिर आता है कालिदास, जिसके शासनकाल में वह शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के। वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया और पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता था, वह आर्यभट्ट ने कहा। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया रूपक। फिर आता है वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्तकाल में लिखित संस्कृत नाटकों में से स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृतिक भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है ऐरण से। इसमें आता है कि गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। सम्राट और इसके विरुद्ध बताया गया है कि इसमें सम्राट अशोक जो इनका नाम था प्रियदर्शी या प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त का परिक्रामक और चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य, तो इनके नाम हैं जो अन्य नाम दिए गए। नगरों का क्रमिक पतन में महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्तकाल की। मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किसके द्वारा दिया गया? गुप्त वंश में दिया गया। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था वह गुप्तकाल था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का 6वां भाग था। बिंदु विधि मान्य कर था उपज का 6वां भाग और 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 में धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 थी। भूमि का वह प्रकार जिसे अपरहत कहा जाता था उसे बिना जोती हुई जंगली भूमि कहा जाता था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल या
कुलयावाप और द्रोणावाप शब्द निर्दिष्ट करता है या भूमाप को। फिर आता है गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहे थे कृषि भूमि प्रदान की जाती है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विदिक भागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे की यंत्रों उपकरणों हेतु। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंशों में समय नगर घंटसाला कंदूरा तथा चोल विख्यात थे। विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाहों से। तोरमाड़ था हूण जातियों का एक दल था। फिर आता है आपका कि हूण शासक मोहरकुल को पराजित किया हुआ था किसके द्वारा? बलादित्य एवं अशुभ धर्मन के द्वारा। चीनी तीर्थयात्री जिन्हें छठी शताब्दी 518 से 500 ईस्वी में 21 ईस्वी में भारत के दर्शन किया सुंगयुन ने। फिर आता है गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे और उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था और उसने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया हुआ था। गुप्त काल के दौरान भारत में बलाश्रम या बिष्टी के संदर्भ में सही कथन है कि इसने राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय है कि एक धनी व्यापारी और एक गणिका पुत्री की प्रेम गाथा। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सही है कि यह सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है और ना कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। अब आता है इसमें कि कपिल के अनुसार कहा गया है कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। अष्टांग योग की अंग है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। फिर आता है पराभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? पुष्यमित्र शुंग के। फिर आता है नव्य न्याय संप्रदाय या स्कूल के संस्थापक कौन थे? युदयन या उदयनाचार्य और गंगे थे। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े क्योंकि शरीर में भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागम नहीं होता। यह पुनरागम करने से हित करने वाली उक्ति चावर्कों की थी। फिर आता है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है चावर्कों के अनुसार सर्वोच्च मूल्य काम है। चावर्क दार्शनिक प्रणाली कहलाती थी लोकायतन प्रणाली। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम रहे हैं। फिर आता है आपका मीमांसा की प्रेरणा जैमिनी और इसमें सुमेलित है कि दर्शन और मोक्ष प्राप्ति करने के तरीके दिखाए गए हैं। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। अब आता है प्रश्नगत दर्शन विचारक में दिया गया है कि विशेषक जो है उलुक कणाद मुनि कहा गया, न्याय को गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा बादरायण। फिर आता है कर्म के सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य वैशेषिक मीमांसा न्याय और योग वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है तो यह मीमांसा का है। फिर आता है आपका कि अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया वैशेषिक। मीमांसा और वेदांत न्याय व वैशेषिक। लोकायत और कापालिक सांख्य और योग युग्म में वह युग्म जो भारतीय सत्य दर्शन का भाग नहीं है वह लोकायत और कापालिक है। लोकायतन दर्शन कहा जाता है चावर्कों को। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता था। और ज्ञान कर्म भक्ति योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक है रामानुजाचार्य। शंकराचार्य अभिनव गुप्त रामानुज माधव में से वेदांत दर्शन के साथ नहीं है अभिनव गुप्त का। फिर आता है संवत्सर और गणना काल है जिसमें विक्रम संवत्सर 57 से 58 ईसा पूर्व में, शक संवत जो है 78 ईस्वी में और गुप्त संवत 319 और कली संवत 3102 ईसा पूर्व में। यह एक दूसरे से सम्मिलित है। गधैया एक सिक्का था। फिर आता है पुलकेशन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित हो और यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष होगा 601 से 600 या अथवा 600। मालव संवत इस नाम से जाना जाता है कृत संवत के नाम से। एक चालुक अभिलेख के तृतीय अंकन में अंक शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है। इसका तुल्य होगा 634। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर है। मौखरी शासकों का राजधानी कन्नौज है। गुप्त वंश के पतन को लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान पर उत्तर भारत में शासन था। मगध के गुप्त और थानेश्वर की पुष्यभूति और कन्नौज की मोखरी वल्लभी के मैत्रक का इस पर शासन था। फिर आता है वर्धन राजवंश की स्थापना पुण्यभूति ने की थी। फिर आता है हरिशेन कल्हड़ कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं दी। कल्हड़ के समय
के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया हुआ था, कन्नौज और प्रयागराज में। फिर आता उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महाधर्म सम्मेलन बुलाया का आयोजन किया था, प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था पुलकेशन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशन की विजय पर उपलक्ष्य में विजय का हर्ष वर्ष था 618 ईस्वी के आसपास। कविवाड़ निवासी था। प्रीति कुठा सोन नदी के किनारे बिहार राज्य में स्थित है, वहाँ का यह निवासी था। फिर ह्वेनसांग भारत आया था। सम्राट हर्ष के शासन के काल में ह्वेनसांग भारत आया हुआ था। फिर आता है भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय की समाधान थे। व्यापारियों को नौहाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। नाम था युआन चुआंग या ह्वेनसांग। फिर आता है हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग आया हुआ था, जिसमें स्वतंत्र रूप से ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कोशीय शब्द का प्रयोग किया गया रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय का। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण था CU की रचना। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की हुई थी वह ह्वेनसांग था। फिर आता उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप में परिभाषित बताता है विनिमय पत्र को। चीनी लेखक भारत की उल्लेख करते हैं इन तू नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा बिहार है। नालंदा स्थित बिहार में गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी और इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया हुआ था। अब इसमें सही सुमेलित विदेशी यात्रा और भारत भ्रमण वर्ष को दिखाया गया कि विदेशी यात्रा फाहियान ने 402 से 412 ईस्वी के बीच यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने 629 से 645, इत्सिंग ने 671 से 695 और अल-मसूदी ने 915 से 916 में। इसमें सत्य कथन दिया गया है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, ईद अल-मसूदी और अल-बरूनी ने किया था और सांबपुर यातुरसव सूर्य पूजा से संबंधित है। तो ये प्रमुख फैक्ट है। अब आता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व कौन कौन से। इसमें आता है कि भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित होना, प्रशासनिक संरचना का उदय होना, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनाना। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन था किसके? चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था और चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया गया। फिर आता है 8वीं शताब्दी में संत शंकराचार्य का महत्व के बारे में जानते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। तो यह है शंकराचार्य जी के महत्व के बारे में। अब आता है इसमें कि आदि शंकर जो कि बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ में जिसमें जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी आता है। 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आता है। छोटा 4 धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल है। फिर आता है इसमें कवि और शासक के सुमेलित बताया गया है कि रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, भवभूति कन्नौज के यशोवर्धन से, दंडी नरसिंह वर्मन से, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से, बाणभट्ट हर्षवर्धन से। फिर इसमें भोज का जो संबंध है वह धार से संबंधित है, दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित है, समुद्रगुप्त विदिशा से और अशोक उज्जैन से। फिर आता है प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य जिसमें भीलसा जो वर्तमान में मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र वर्तमान में कर्नाटक और गिरिनगर गुजरात वर्तमान में और स्थानेश्वर हरियाणा वर्तमान में इसका नाम है। अब आता है प्राचीन भारत के स्थापत्य कला के बारे में कि खजुराहो के मंदिर संबंधित है किस किस धर्म से? वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन धर्म से खजुराहो के मंदिर संबंधित है। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा कराया गया। खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव मंदिर 64 योगिनी दशावतार चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है वह दशावतार का मंदिर है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन है कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल से निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है जिसमें डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। अब आता है स्थापत्य और अवस्थिति के बारे में जिसमें स्तूप जो है वह सांची में स्थित है। चित्रकारी बाग की फेमस है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई और दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है।
खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची की स्तूप, मांडू का महल से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, वह मांडू का महल जो है वहां पर विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अब आता है मंदिर स्थापत्य के बारे में। सत्य कथन है पहला आता है इसके अंतर्गत कि स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़खा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालकों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जड़े हुए और कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य से जुड़ा हुआ है। तो ये मंदिर स्थापत्य काल के बारे में प्रमुख विशेषता है। अब आता है भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर तथा ओशिया मंदिर में सुबह मंदिर जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना है। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है जिसको उसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। 109 बौद्ध गुफाएं कहाँ पर है? कन्हेरी में। आबू का मंदिर जैन मंदिर संगमरमर से निर्मित है। प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है भावनगर में। फिर आता है एलिफेंटा की गुफाएं, मुख्यतः इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं, वह शैव धर्म के मतावलंबियों के लिए। फिर आता है बौद्ध जैन शैव वैष्णव में से एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक है। बौद्ध और शैव के एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों को श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता, भांजा, एलिफेंटा, एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्तकाल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। उनमें एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्तकाल में चित्रांकन का दूसरा अपशिष्ट उपलब्ध है, बाघ गुफाओं से संबंधित है। अब आता है पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं अवस्थित है नासिक, एलोरा और अजंता से। फिर आता है एलिफेंटा, अजंता, खजुराहो से बौद्ध गुफाओं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। फिर आता है एलोरा की गुहा मंदिर प्रसिद्ध है हिंदू, बौद्ध, जैन से। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया राष्ट्रकूटों ने। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में कथन सत्य है। शिला वस्तु के संदर्भ में विशेषता है कि भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं। बराबर की शैलकृत गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रसिद्ध हैं और एलोरा की गुफा में बौद्ध, हिंदू और जैनों से संबंध रखती है। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णफस्ट के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था किसे? जैन धर्म को। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इनमें गुप्त मंदिर और स्थान के बारे में दिया गया है। ईंट निर्मित मंदिर जो है वह भीतरगांव में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में, शिव मंदिर भूमरा में और विष्णु मंदिर एरड़ में स्थित है। अब आता है आपका कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर में स्थित सही कथन है कि इस मंदिर के निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया और यह 6ठी शताब्दी के मध्य हुआ था। इसका निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण किया गया था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। अजंता की कला को प्रसिद्ध दिया जाता है वाकाटक और गुप्तों के द्वारा। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र की कहानियों से संबंधित जिन्हें जातक कथाएं हैं। सही कथन में दिया गया है कि अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी घाटी में स्थित है। अब आता है भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है जिसमें अजंता की गुफा एवं लेपाक्षी मंदिर को भित्ति चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। फिर आता है कि पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं और थोड़ा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये प्रमुख चित्रकला से संबंधित विशेषताएं। अब आता है अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से वह तथ्य सामने है कि वह दोनों में शिलाकृति है, दोनों ही स्मारक है। फिर आता है हम्पी कर्नाटक से संबंधित है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से, सुपालगढ़ जो है वह उड़ीसा से, अरिकमेडु पुदुचेरी से संबंध रखता है। अब आता है कोणार्क के सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहवर्मन प्रथम चोडगंग के द्वारा बनाया गया था। काला या पैगोडा के नाम से या ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक और सबसे बड़ा मंदिर लिंगराज मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है और भुवनेश्वर तथा पुरी में मंदिर निर्मित है। नागर शैली से भुवनेश्वर पुरी में मंदिर निर्मित है। अब आता है जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं लकड़ी की और विदर्भ खजुराहो के रूप में जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विष्णु को समर्पित अंकुरवाट मंदिर स्थित है कंबोडिया कंपूचिया में। बोरोबुदुर स्तूप स्थित है जावा में। अंकुरवाट मंदिर समूह का निर्माण 7वीं शताब्दी में करवाया गया था सूर्यवर्मन प्रथम सेकंड के द्वारा। द्रविड़ शैली के मंदिरों को गोपुरम के से तात्पर्य है कि इसके प्रवेश द्वार या तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से होता है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा।
चोल पल्लव चेदी चालुक्यों में से महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों के द्वारा कराया गया। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। अब आता है आपका कि द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, धर्मराज रथ में से वह रथ जिसमें रथ सबसे छोटा है वह द्रौपदी रथ है। फिर आता है मंदिरों के सही क्रम में आता है पहले नंबर पर सप्त पैगोड़ा महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, फिर बृहदीश्वर मंदिर, फिर कोंडे चोलपुरम मंदिर आता है। अब आता है इसमें स्थानों से स्मारक दिए गए हैं जिसमें एलिफेंटा गुफा है और श्रवणबेलगोवा में मूर्ति फेमस है, खजुराहो में मंदिर और सांची में स्तूप। फिर आता है भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, शोर टेम्पल या तटीय मंदिर तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में स्थित है, मानस असम में, एलोरा की गुफाएं जो है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई है, मीनाक्षी मंदिर पांड्यों के द्वारा, खजुराहो मंदिर चंदेलों के द्वारा, महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव के द्वारा बनवाया गया। अब इसमें बैजनाथ धाम जो है वह एक शिव धाम है, सारनाथ बुद्ध का शांति एवं प्रवचन स्थल है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और बद्रीनाथ में विष्णु मंदिर है। ओमकारेश्वर अमरकंटक अरसवल्ली में से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है, अरसवल्ली सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। फिर आता है स्थान और विशेषताओं में जिसमें नालंदा एक विश्वविद्यालय, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, सांची में स्तूप है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है और चित्रकारी में बाघ एवं अजंता के लिए फेमस है। कनेक्स की विहीन मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, हवा महल जयपुर में स्थित है, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक से प्राप्त हुई है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है सिंधु एवं झेलम नदियों के बीच में। सोनगिरी जहाँ 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं वह दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में अरावली पर्वत पर स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर द्रविड़ और बेसर शैली एक मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख भारतीय मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। अब आता है आपका कि भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली को। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल के बारे में जानते हैं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, वह अजंता में यह चित्र मिलता है। फिर आता है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के बराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विशुद्ध सागर से उबारती दर्शाए गए हैं, जय उदयगिरी गुफा है। फिर आता है विशाल गुलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण मामल्लपुरम में दिखाया गया और भारत में कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित बारह मूर्ति के में से वह जिसका पहले निर्माण किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी मौर्यकाल में संबंधित है। अब आता है दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य एवं पल्लव या संगम युग के बारे में आता है जिसमें 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी विजयलाल के द्वारा। फिर आता है वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति के नाम से जाना जाता है, वह बृहदीश्वर नंदी मंदिर है। फिर आता है आपका कि तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिसे चोल शासक के काल में निर्मित किया गया था, वह चोल शासक राजराज प्रथम था। चोलों का राज्य फैला हुआ था कोरोमंडल तट पर दक्कन के कुछ भाग तक, जो कि चोलों ने पांड्य और चेर शासकों के पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता हुआ था। अब आता है कावेरी पत्तन, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर ने चोलों को राजधानी बनाया, तंजौर को राजधानी बनाया। चोल प्रशासन की विशेषता है कि यह ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम व्यवस्था थी, ग्राम प्रशासन था चोल में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिले हैं उत्तर मेरूर में। चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था कोट्टवारियम। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं का देवाकृति प्रायः है चतुर्भुज, इसकी देवाकृति है। फिर आता है संगम पत्तन जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है, वह नौरा, तोंडी, मुसीरी, नेली, संडा। संगमकालीन साहित्य में कौन को मन्य प्रयुक्त होते हैं राजा के लिए। फिर आता है तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन मदुरई और का पाठ्यक्रम अलीवराई में हुआ था। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत की आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, वह अगस्त ने कहा था। इसमें राजा और राजधानी है जैसे चालुक्यों की राजधानी बादामी, पल्लव की कांचीपुरम, हर्ष की कन्नौज और पांड्य की मदुरई। भारत के इतिहास में प्राचीन काल से आरंभ तक घटनाओं का सही कालक्रम में देखा जाए तो महेंद्रवर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना की गई, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना की गई, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ और परांतक फर्स्ट के द्वारा चोल सत्ता की स्थापना की गई। अब आते हैं पल्लव शासक और उनके राज्यकाल के बारे में जिसमें महेंद्रवर्मन फर्स्ट जो है
वो आते हैं 600 से 630 ईस्वी में। नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 668 ईस्वी। परमेश्वर फर्स्ट लगभग 670 से 700 और नंदी वर्मन सेकंड 731 से 795। इसमें राज्य और राजधानियाँ दी गई हैं, जिसमें राज्य है चेर, चेर की राजधानी बांजी या बांची है। चोल की राजधानी तंजोर है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र है। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों को विवरण दिया है वह मातवालिन है। चालुक्य राजपूत गुप्त मौर्य से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया उसमें चालुक्य ने। वह राजा जिसने अपने मंत्रियों पर को पशुओं की क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था, चालुक्य राजा कुमारपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। काकतीय राज्य के अति महत्वपूर्ण समुद्रपत्तन मोटूपल्ली। दक्षिण भारत का वह वंश जिसके द्वारा राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व भेजा था, पांड्य ने। फिर आता है रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, चेर राज्य ने। अब आता है मंदिर और स्थान में, जिसमें मंदिर में मीनाक्षी मंदिर मदुरई से संबंधित है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल से, महाकाल मंदिर उज्जैन से, बेलूर मठ कोलकाता से। दक्षिण भारत में मंदिरों का आकर्षक द्वार गोपुरम को कहा जाता था। फिर आता है ये प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। इतिहास की पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है हेलोडोरस से। फिर आता है पुस्तक और लेखक के बारे में जाना जाए तो अष्टाध्यायी के लेखक पढ़नी थे। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया, निरुक्त यास के द्वारा और वार्तिक कात्यायन के द्वारा लिखा गया। फिर आता है मुद्रा रक्षक के जो लेखक हैं वह विशाखा दत्त हैं। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई हैं उनमें अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा रक्षक है। 10 कुमार चरितम के रचनाकार दंडिन है। कुमार संभव महाकाव्य लिखा हुआ है कालिदास के द्वारा। मालविकान मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव तथा जानकी हरणम में से वह नाटक जो कालिदास में नहीं लिखा है वह जानकी हरणम है। मेघदूतम कुमार संभव, उत्तर रामचरितम, ऋतु संहारम में से वह जिसको कालिदास ने नहीं लिखा है वह उत्तर रामचरितम है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है नाट्यशास्त्र से। फिर आता है इसमें लेखक और पुस्तक के बारे में दिया गया। वात्सायन जिसके पुस्तक है कामसूत्र, चाणक्य जिसकी पुस्तक अर्थशास्त्र, कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। कल्हड़ की राजतरंगिणी की तरह इस इतिहास की पुस्तक गोंडवाहो लिखी गई है बागपति के द्वारा। अब इसमें लेखक और रचनाएं दी गई हैं, जिसमें भारवी के द्वारा किरातुर्जुनियम की रचना की गई है, राजशेखर के द्वारा कपूर मंजरी की, कालिदास के द्वारा रघुवंश की, भास के द्वारा स्वप्नवास दत्तम की, बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी की और हर्ष के द्वारा नागानंद रत्नावली की रचना की गई है। अब आता है संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है। नैषधीय चरित्र, किरातुर्जुनियम और शिशुपाल वधम है। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता कितने अध्यायों खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। 12 महर की पंच सिद्धार्थ का आधारित है, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। फिर आता है इसमें सुमेलित करने को कहा गया है, जिसमें मैं विद्वान और संबंधित है, जिसमें विशाखा तत्व का एक नाटक है और 12 मेरी खगोल शास्त्री है और ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित है। मिलिंद पर्णो जो है पाली ग्रंथ में लिखा गया है। अब आता है कि मिलिंद पर्णो राजा मिलिंद या मिनांडर तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में भिक्षु थे नागसेन के संदर्भ में। वह धार्मिक पुस्तक जिसने कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है वह मिलिंद पर्णो है। इसमें सुमेलित करना है आपको दरबारी कवि और राजा में अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिश्रेण, समुद्रगुप्त, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था जयसिंह का। कल्हड़ कृत राजतरंगिणी के कुल तरंग कितने थे? 8 थे। कल्हड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया गया जॉन राज एवं श्रीवर्ण ने। सौंदरानंद की रचना है अश्वघोष की। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन है। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता अष्टांग हृदय में से वह है जो विश्वकोशीय ग्रंथ है बृहद संहिता है। फिर आता है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल्ल और तथा क्षैमेश्वर प्रसिद्ध हैं नाटककार के रूप में। अब इसमें सुमेलित किया गया है, जिसमें मृच्छकर्तिकम की जो शूद्रक द्वारा लिखी गई, बुद्धचरित अश्वघोष, हर्षचरित, बाणभट्ट। ग्रंथकार और मूल ग्रंथ के बारे में जानते हैं, जिसमें 12 महर ने बृहद संहिता, विशाखा दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम, बेल्हड़ के द्वारा विक्रमांक देवचरितम, कपूर मंजरी राजशेखर, सौंदरानंद अश्वघोष, लाइन ऑफ
हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, हिस्टोरिया फिलिपिकन पाम्पेइस ट्रोगन्स के द्वारा। फिर आता है द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स के द्वारा। अब आता है परमार राजवंश के इतिहास के प्रकाश डालने वाले स्रोत है पद्मगुप्त का नवसचरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रस्ति और सीयक द्वितीय का इरसोल अभिलेख, भोज का बांसवाड़ा और बेतमा के अभिलेख एक दूसरे से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। अब आता है शाकुंतलम, लिखा गया है कालिदास के द्वारा। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहार विक्रमोर्वशीय में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है। मृच्छकटिकम कालिदास की कृति नहीं है। कालिदास द्वारा रचित मालविकान मित्रम नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र। अब आता है कि वह पुस्तक जिसने शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है मालविकान मित्रम में। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते हैं लक्ष्मण सेन की सभा को, ये इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपकी रचनाएं और विषय के बारे में है, जिसमें अष्टांग संग्रह आयुर्वेद की है, 10 रूपम नाट्यकला, लीलावती गणित, महाभाष्य व्याकरण से, विद्वान रचनाएं सर्वमावला कांतक और विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। फिर आता है आपका कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता। जो यहाँ है वह अनंत भी है और जो नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा गया है महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसमें 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं का अनुवाद किया गया है पंचतंत्र में। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सही कथन है मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते हैं, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब आता है बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। फिर आता है आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की आर्यभट्ट ने। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त था, वह कब था? वह आर्यभट्ट ने कहा था। शून्य का आविष्कार किया गया था किसी अज्ञात भारतीय ने। मत विलास पहल सन का लेखक महेंद्र वर्मा है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। फिर आता है आपका कि सितार, बीड़ा, सरोद, तबला में से सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा। अब आता है पूर्व मध्यकाल के बारे में, पूर्व जो कि 800 से 1200 ईस्वी के बीच में है, 1200 ईस्वी के बीच में, जिसमें आता है पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रसिद्ध है पृथ्वीराज तृतीय के नाम से। विदावन लिपि लेख दर्शाते हैं कि तब प्राचीन काल बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। स्वर्णभूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की बालपुत्र देव के द्वारा। फिर आता है गोविंद चंद्र गहड़वाल, एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था सारनाथ में। फिर हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। अलाउदल संबंधित थे महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। फिर आता है आपका नेक्स्ट कि पृथ्वीराज विजय के लेखक थे जननायक। फिर आता है सारंगधर की रचना हमीरासु के द्वारा चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, चगनिक, परमाल रासो और नरपति नाल है बिशलदेव रासो की रचना है। फिर आता है राजपूत वंशों में से वह है जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दिल्ली शहर की स्थापना की थी, वह तोमर वंश था। जेजाग भुक्ति का प्राचीन नाम बुंदेलखंड है। फिर आता है कि धंगदेव शासक था जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश का। इसमें सही क्रम बताना है, जिसमें वर्षोभर्मा जो है जिनका क्रम 930 से 950 है, धंग का 950 से 1002 है, विद्याधर 1019 से 1029 और कीर्ति वर्मा 1060 से 1100 ईस्वी है। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का बनवाया गया था परमार राजा भोज के द्वारा। वह पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित है उत्तर बंगाल में। पालवंश का संस्थापक गोपाल है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार राज्य में। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था बिहार में। हर्षवर्धन, गोपाल, यशुवर्धन, नरदीवर्मन, पल्लव मल्ल में से वह राजा जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया गोपाल एवं नंदीवर्मन पल्लवमल। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुर में से वह स्थान जो पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, तक्षशिला। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने और हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया गया था दंती दुर्ग ने। फिर आता अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। महानतम प्रतिहार राजा था मेहर भोज।
गुर्जर प्रतिहार वंश का वह शासक जिसकी उपाधि आदिबा रह थी मेहर भोज की। सही कालक्रम में बताना है कि वत्सराज 775 से 800 ईस्वी में संबंधित थे। नागभट्ट द्वितीय का काल 800 से 833, महेंद्रपाल का प्रथम का 885 से 910 और महिपाल का 912 से 944। फिर आता है नागभट्ट सेकंड, महिपाल फर्स्ट, देवपाल और भरत भट्ट फर्स्ट में से वह जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है, भरत भट्ट फर्स्ट। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते हैं कुमारपाल की सभा को। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था लक्ष्मण सेन द्वारा। मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जिम्यूत वाहन इसके प्रमुख विधिवेत्ता रहे हैं। फिर आता है आपका कि महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर संबंधित थे महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से। राजवंश और राजधानी दी है प्रतिहार, कन्नौज, परमार, धारा और सोलंकी, अहनवाड़। फिर आता है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था वह चोल है। फिर आता है नगर महोदय श्री नाम से जाना जाता है कन्नौज को। राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था गोविंद तृतीय ने। सही सुमेलित कीजिए जिसमें पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर है वर्तमान अवस्थित है जैसे कोल या कोयल अलीगढ़ में स्थित है। महोत्सव नगर महोबा, नव महोदय श्री कन्नौज को, जीडाक भुक्ति बुंदेलखंड को। तो ये प्रमुख नगर हैं जिसमें अलीगढ़ को कोयल या कोयल कहा जाता था, महोत्सव नगर और महोबा को, महोदय श्री कन्नौज को, जीडाक भुक्ति बुंदेलखंड को। वह जिसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी जय सिंह सिद्धराज है। परमार वंश का शासक उपेंद्र एवं कृष्णराज था। राजा भोज ने शासन किया था धार पर। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखने वाला परमार वंशीय शासक भोज था। राजा भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी भगवती सरस्वती। उपेंद्र, मुंज, गांगेय, उदयादित्य में से वह शासक जो परमार वंश से संबंधित नहीं था, गांगेय। फिर इसमें सुमेलित है कि इसमें बोध गया, बिहार, खजुराहो, बुंदेलखंड, शिरडी, अहमदनगर महाराष्ट्र और नासिक महाराष्ट्र, तिरुपति, रायसीना आंध्र प्रदेश से संबंधित रखती है। कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जैनुल आबिदीन। कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन का वास्तविक नाम शाही खां था। और कश्मीर के किस शासक ने जाजिया और गौहत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबिदीन ने। कर्नाटक वंश का संस्थापक था नान्यदेव। कर्नाटक का अंतिम शासक हरिशय। कुरुस पाल शिलालेख ने जानकारी मिलती है राजा सोमेश्वर प्रथम के बारे में। गोड़बहू के रचयिता वाकपति थे। मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अरघट्टा निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जलचक्र या वाटर व्हील को ये अरघट्टा कहा गया। यहाँ पर यह क्वेश्चन श्रृंखला फिनिश होती है, मतलब कि ये जो क्वेश्चन श्रृंखला हमने शुरू की हुई थी यहाँ इसमें पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री आपका पूरा फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको मेडिवल हिस्ट्री का पढ़ाएंगे, फिर बाद में मॉडर्न हिस्ट्री का। इसी के साथ ही आपका भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इकोनॉमी और भी जितने भी इसमें सब्जेक्ट दिए गए सभी को इस श्रृंखला के अंतर्गत चलाया जाएगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपका 2 घंटे में ही आपका पूरा एंशिएंट इंडिया के जो भी घटना चक्र पुनरावलोकन में पूरा आता है उसका एक संक्षिप्त की के तौर पर दिया गया है। तो इसको आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे, बार बार याद करेंगे तो आपको ये पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कम समय में कम चीज़ें उपलब्ध, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। और भी इसी तरीके से कोई सेशन को लाइक करते रहे। धन्यवाद।